अब देखो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायपोल के बारे में, है कि नहीं। तो आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, वो है वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, और इस पे भी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आईआईटी में आ चुका है, क्लियर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की। तो हेडिंग डालो वहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंडक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं पहले उनको मैं डिक्टेट करके लिखवाता हूं, और वन बाय वन मैं उसको क्या करते आता हूं, एक्सप्लेन करते हुए जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो वहां पे, कंडक्टर होते क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, कंडक्टर्स आर मटेरियल, कंडक्टर्स आर मटेरियल विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर्स आर मटेरियल विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स, या ऐसा लिखो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जितने भी कंडक्टर होंगे सभी कंडक्टर वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल वहां पे मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि जितने भी कंडक्टर्स होंगे वो सभी हमारे क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या था वहां पे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी हमने लिखवाया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का शेप कैसा है, इर्रेगुलर है, तो जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे चार्ज हमेशा जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे। लेकिन ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, तो वहां पे हमने लिखवाया था कि जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे चार्ज जाएगा सरफेस पे, और सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो जो भी सिग्मा होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें यहां पे इस कंडक्टर की, और यहां कहीं अगर हम एक स्मॉल, यहां पे कहीं हम एक पॉइंट ले रहे हैं बी, अब मुझे अगर बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट को हम किसी सर्कल का क्या मान रहे होंगे, पार्ट मान रहे होंगे, और जो सर्कल यहां पे फिट बैठ गया, जो सर्कल यहां पे फिट बैठ गया, तो जो सर्कल का रेडियस होगा वही उस पॉइंट का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो बी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, R1 होगा। सिमिलरली अगर मैंने एक एलिमेंट, एक पॉइंट यहां कहीं लिया है, मान लो यहां कहीं एक पॉइंट सी है, अब मुझे अगर सी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो पॉइंट सी पे हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट माना, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हमने अब किसी सर्कल का पार्ट माना। अब यहां पे जो सर्कल बना उसका रेडियस कितना है, R2 है। तो मैंने क्या बोला, जो सर्कल यहां पे फिट बैठेगा और जो सर्कल का रेडियस होगा वही उस पॉइंट का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो अगर हम सी पॉइंट की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2 है। अब बताओ बी पॉइंट और सी पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करें तो किस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, R1 ज्यादा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है कि सिग्मा वहां पे कम होगा। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। जहां पे रेडियस कम है वहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा सिग्मा बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से वहां पे क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या लिखवाई कंडक्टर की, कि जितने भी कंडक्टर होते हैं ये सभी कंडक्टर हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखवा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखवा रहे हैं कि जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे जाएगा, लेकिन जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि हर जगह चार्ज की डेंसिटी भी अलग है। अब हर जगह अगर चार्ज की डेंसिटी अलग है तो यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम सिग्मा लोकल बोलेंगे। क्लियर? तो हम सिग्मा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लोकल चार्ज डेंसिटी की। तो सिग्मा लोकल का मतलब होता है कि इस एरिया में चार्ज की डेंसिटी क्या है। अगर इस रीजन की बात करेंगे तो इस रीजन में चार्ज की डेंसिटी कुछ अलग होगी, तो यहां पे जो सिग्मा लोकल रहेगा उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा डैश लोकल भी। क्लियर ना? तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म तभी होगा जब सरफेस इर्रेगुलर होगा, तो वहां पे हमेशा हम बात करेंगे लोकल चार्ज डेंसिटी की। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, if there is a cavity inside the conductor having no charge, then charge will always resides on outer surface of conductor। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वहां पे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने क्या करा, कोई कैविटी क्रिएट कर दी। हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने क्या किया, एक कैविटी क्रिएट कर दी। अब इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, अगर कंडक्टर में हमने कैविटी क्रिएट करी है और इस कैविटी में अगर कोई चार्ज नहीं है, तो जो भी चार्ज होगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा इसके आउटर सरफेस पे। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या था? उसका एक्सप्लेनेशन था कि जब भी हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोस्टैट में जितने भी कंडक्टर होते हैं ये सभी होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तो अगर मैं यहां पे इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो भी गॉसियन सरफेस है इसके हर पॉइंट पे ई नेट क्या हो गया, जीरो। और हर पॉइंट पे अगर ई नेट जीरो होगा तो फ्लक्स को वहां पे हमने डिफाइन किया था ई डॉट डी ए किसके बराबर, 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई जो है ई वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेट का मतलब है कि ये इनसाइड के कारण भी होगी और आउटसाइड चार्ज के कारण भी होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, तो फ्लक्स वहां पे जीरो हो गया। फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है क्यू इनसाइड था। इसका मतलब है कि जो क्यू इनसाइड होगा वो वहां पे जीरो होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर हमने कोई भी कैविटी क्रिएट कर दिया है, अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज हमेशा लाए करेगा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। लेकिन मान लो अगर हमने कैविटी में किसी चार्ज क्यू को लाके प्लेस कर दिया, अब बताओ, गॉस थ्योरम ड्रॉ करो, अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। फ्लक्स जीरो होगा तो क्यू इनसाइड जीरो होगा। क्यू इनसाइड को जीरो करने के लिए यहां माइनस क्यू आ जाएगा और यहां पे क्या होगा, प्लस क्यू आ जाएगा। तो अब इस केस में जो कैविटी के अंदर वाला सरफेस होगा उस पे चार्ज आ जाएगा। तो अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज है तो इसका मतलब है कैविटी के इनर सरफेस पे भी वहां पे क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी वहां पे क्या थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। तो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखो उसका रीजन क्या है। मान लो ये तुम्हारा वहां पे कंडक्टर है और ये जो भी कंडक्टर है इसका शेप इर्रेगुलर है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे अनइवन होगा। यहां पे डेंसिटी कम होगी, यहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो इस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है वहां पे। अब देखो जब भी हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो जितने भी कंडक्टर होते हैं
सब फाइनली वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखो ये बोला था ही नहीं बोला था? जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। देखो ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी वहां पे, क्योंकि हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब मान लो अगर हम बात करें यहां पे, अगर मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आ गई, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आ गई, तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अब कितने कंपोनेंट बनेंगे? इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा टेंजेंट के अलोंग, और एक कंपोनेंट तुम्हारा बन जाएगा किसके अलोंग? नॉर्मल के अलोंग। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे किसी एंगल पे आएगी तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा नॉर्मल, दूसरा क्या होगा? टेंजेंट। अब टेंजेंट के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कर देगा? फोर्स लगा देगा। और इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने क्या बोला है? कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप कर दें, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप कर दें, टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वही हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, जब भी हम किसी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, जब भी हम किसी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये रिजल्ट मैंने कंडक्टिंग शीट के लिए प्रूव किया था, इससे पहले ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था एक कंडक्टिंग शीट के लिए। तो कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या बोल रहा हूं? कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे फॉर्मूला हमेशा हम यूज करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा यहां पे देखो, जब सिग्मा की बात करेंगे तो सिग्मा वहां पे हम लेंगे लोकल। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पे डेंसिटी कुछ रही होगी, तो ये जो डेंसिटी है इसको मैं बोल रहा हूं सिग्मा लोकल। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कंडक्टर का सरफेस है इसके जस्ट आगे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने लिया है क्लोज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के बिल्कुल क्लोज लिया है। अब बताओ कंडक्टर के अगर बिल्कुल क्लोज लोगे तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से नॉर्मल टू द सरफेस होगी कि नहीं होगी वहां पे। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने डिफाइन किया E। अब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को इनक्लोज करके इस तरह से हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। समझ में? सरफेस मेरा कैसा था? सरफेस मेरा इर्रेगुलर था। मैंने यहां पे एक एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट के अलोंग होगा। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मेरी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसको एनक्लोज करके इस तरह से वहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अब बताओ, जब मैंने इस तरह का एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया तो ये पॉइंट तो लाई कर रहा है इनसाइड कंडक्टर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस से लिंक फ्लक्स भी क्या हो गया? जीरो। अगर हम कर्व सरफेस की बात करें तो लाइंस ऑफ फोर्स कर्व सरफेस के पैरेलल है, तो यहां पे भी कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा। अब
अब किसको लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली कट कर रही है, तो मान लो ये एरिया डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब बताओ मुझे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स वहां पे होगा इसका 0, इस सरफेस का भी 0 और इस सरफेस से कितना हो जाएगा, इस सरफेस से हो जाएगा E इंटू डेल्टा ए। और ध्यान E इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो भी फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। अब बताओ नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज देखो वहां पे इसको हम लिखेंगे सिग्मा लोकल इंटू एरिया। एरिया मैंने देखो यहां पे लिया है, ये एरिया जो है वो मैंने ए माना है और सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, ए है। वहां पे जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल है, तो वह अप्रोक्सीमेटली इसके एरिया के बराबर है। अब डेल्टा ए वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और E जो रहता है, E निकल के आता है सिग्मा लोकल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना? तो कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, जब भी हम कंडक्टर के कारण कंडक्टर के क्लोज कोई पॉइंट लेंगे और वहां पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वहां पे सिग्मा लोकल अपॉन क्या हो गया, एरिया। क्लियर ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे। फिर देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू अ कंडक्टर। तो ये पॉइंट बहुत पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए कभी भी हम लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी हम कंडक्टर के अंदर ड्रॉ नहीं करते हैं। देखो रिजल्ट याद है कि नहीं याद है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो भी कंडक्टर है वो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चार्ज हमेशा सरफेस पे लाई करेगा। अगर कैविटी होगी और कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो जो भी चार्ज रहेगा वो कहां जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होगी और इसका रिजल्ट, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई तो फिर उस केस में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, कंडक्टर के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स शो नहीं करेंगे क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या है, 0 है। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमने प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम्स 0। तो ये भी हमने डिस्कस किया था अर्थिंग में कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों के बीच में चार्ज फ्लो करता है, लेकिन चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 है तो कंडक्टर का पोटेंशियल भी फाइनली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वहां पे। फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट, when an isolated conductor is grounded, when an isolated conductor is grounded then its charge becomes 0। तो ये भी हमने डिस्कस किया था वहां पे कि अगर किसी कंडक्टर को हम ग्राउंड कर रहे हैं तो पोटेंशियल तो हमेशा 0 होगा, कुछ केसेस में चार्ज भी 0 होता है और कुछ केसेस में चार्ज 0 नहीं होता है। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एक बार अर्थिंग की क्लास में चेक करना। ये पॉइंट हमने वहां पे कंसिडर डिस्कस किया था कि अर्थिंग के केस में पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, हो सकता है चार्ज 0 हो सकता है चार्ज 0 ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे when two conductors are connected, when two conductors are connected there will be flow of charge till their potential becomes equal। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो कंडक्टर आपस में क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इसी में हेडिंग डालो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखो फिर से डायग्राम देखो वहां पे,
अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर का शेप वहां पे क्या है, इर्रेगुलर है। जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां जाता है, चार्ज जाता है कंडक्टर के सरफेस पे। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां पे गया, चार्ज गया कंडक्टर के सरफेस पे। अब बताओ कंडक्टर के सरफेस पे आने के बाद अब ये चार्ज करेगा क्या। जो भी चार्ज है ये चार्ज सेम नेचर का है, या तो ये चार्ज पॉजिटिव आएगा किसी बॉडी पे या फिर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके सरफेस पे जो भी चार्ज आ गया है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे आता है और सरफेस पे आने के बाद वो चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। इसी रिपल्सिव फोर्स के कारण कंडक्टर का सरफेस वहां पे क्या करता है, प्रेशर एक्सपीरियंस करता है और उसी प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। क्लियर ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज आ चुका है वो चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। उस रिपल्सिव फोर्स के कारण जो भी कंडक्टर का सरफेस रहेगा वो वहां पे प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला याद होगा, प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते थे फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन किस फोर्स की हम बात करते हैं, जब भी हम फोर्स देखते हैं फोर्स हमेशा हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं किसी भी यूनिट एरिया पे, किसी भी यूनिट एरिया पे नॉर्मली कितना फोर्स लग रहा है। अब जैसे देखो यहां पे हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, यहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया। अब ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट की चार्ज की डेंसिटी होगी तो उसको लिखो वहां पे सिग्मा लोकल। तो जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है वहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा लोकल है। मान लो अब देखो ये जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया है, ये जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया है, बताओ इस एलिमेंट का वहां पे कुछ एरिया भी होगा कि नहीं होगा। ध्यान ना, जो भी सरफेस है, सरफेस पे हमने इस तरह का एक एलिमेंट लिया है, तो यहां पे जो एरिया है वो एरिया मान लो वहां पे DA है, DA मान लो या DS मान लो। अब बताओ यहां पे चार्ज कितना है, तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, इस स्मॉल एलिमेंट पे अगर चार्ज कितना है, DQ है मान लो, तो DQ को क्या लिखोगे, DQ को लिखोगे सिग्मा लोकल। सिग्मा वहां की डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पे एरिया कितना है, DA है। देखो यही चार्ज है कि नहीं है वहां पर, तो इस रीजन में यहां पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा सिग्मा लोकल इनटू DA। अब ध्यान ना, हम इस स्मॉल एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। अब इस स्मॉल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी चार्ज होंगे, इस स्मॉल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी चार्ज होंगे वो सभी इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब कैसे बनेगा रिपल्सिव फोर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे जो चार्ज है, इस चार्ज को छोड़ के बाकी जितने भी चार्ज होंगे वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे और इसको हम नाम दे रहे हैं ER। तो ER वहां पे क्या है, ER है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, E ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्जेस। क्लियर। अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इस स्मॉल एलिमेंट पे जो बाकी बचे हुए चार्ज होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बनेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो भी रिमेनिंग चार्ज है उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ER होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस DQ चार्ज के ऊपर,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस dq चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी? फोर्स अप्लाई कर रही होगी dq इंटू ER। अब बताओ dq की वैल्यू अगर पुट कर दें तो dq की जगह क्या पुट करोगे? dq की जगह पुट करोगे सिग्मा लोकल इंटू dA इंटू क्या हो गया? ER। अब ER वहां पे क्या है? ER है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। अच्छा, अब DF क्या है? DF वहां पे वो फोर्स है जो इस स्मॉल एलिमेंट ने क्या किया है? एक्सपीरियंस किया है। अब ये DF फोर्स कितने एरिया पे बन रहा है? DA पे बन रहा है, तो DF बाय DA, बताओ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। और जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, अब वो कितना निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है सिग्मा लोकल इंटू ER। देखो है कि नहीं वहां पे? लेकिन अभी हमें ER की वैल्यू नहीं मालूम है। अब ER की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो वहां पे ER मैंने क्या लिया? ER मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग चार्जेस। अब मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूं E डैश, और E डैश में मान रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मान लो कितनी है? E डैश है। अब बताओ ये जो E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी वहां पे होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और हमें मालूम है कंडक्टर के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E डैश प्लस ER। E डैश इस स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ER इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, और इन दोनों का जो सम होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन सिग्मा वहां पे क्या होगा? इस रीजन की लोकल चार्ज डेंसिटी होगी। फिर देखो इसको बोल दो इक्वेशन 1। फिर एक पॉइंट अगर हमने कंसिडर किया है बाहर तो एक पॉइंट कंसिडर करो अंदर। अब बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल टू द सरफेस जा रही कि नहीं जा रही है? तो ER की अगर बात करेंगे तो ER तो इस तरह से बाहर की ओर होगा, लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव है, इसके कारण अगर E डैश इधर है तो अगर अंदर देखोगे तो E डैश परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में होगी। अब बताओ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी ER माइनस E डैश, और हमें मालूम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? 0 होती है। तो सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोलेंगे? ER E डैश के बराबर है, तो जो भी ER रहेगा वो हो जाएगा सिग्मा लोकल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ER की वैल्यू अगर पुट कर दें तो अब यहां से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है, और जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला निकल के आता है सिग्मा लोकल का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, चार्ज हमेशा जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे। सरफेस पे जाने के बाद ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स के कारण सरफेस वहां पे एक्सपीरियंस करता है प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा उस जगह की लोकल चार्ज डेंसिटी होती है जहां पे हम प्रेशर क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर ना? तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो यहां पे। अब आगे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल में हमें इसी फॉर्मूले को क्या करना है? यूज करना है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन IIT में आ चुका है। क्लियर ना? तो इतना नोट डाउन करो वहां पे। और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड है। सबसे पहले हम IIT का ही क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2010 का क्वेश्चन है IIT का।
है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल of radius r carries uniform charge density sigma per unit area. A uniformly charged thin spherical shell of radius r carries uniform surface charge density sigma per unit area. It is made of two hemispherical shells held together by pressing them with force. F is proportional to, और वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब देखो डायग्राम ड्रॉ करता तो तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, लेकिन ये एक सिंगल हेमिस्फीयर नहीं है, ये एक सिंगल स्फीयर नहीं है। हमारे पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर एक सिंगल नहीं है, ये स्फीयर बेसिकली 2 हेमिस्फीयर से मिलके बना है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है और दोनों हेमिस्फीयर को हम पास में लेके आ गए, तो ज्योमेट्री किसकी बन गई, स्फीयर की बन गई। इसका रेडियस है वहां पे कितना, r। अब दोनों हेमिस्फीयर को हम पास में लेके आ गए और पास में लाने के बाद हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। अब सब जगह रेडियस सेम है, तो इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी भी वहां पे क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहां पे जो डेंसिटी रहेगी, डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, सिग्मा। अब बताओ मुझे यहां पे, अगर मेरे पास 2 हेमिस्फीयर हैं, दोनों हेमिस्फीयर को हम पास में लेके आ गए, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। और रिपेल के कारण एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्शन ये हेमिस्फीयर दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसको हमें क्या रखना है, पास में रखना है। और ये पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट वहां पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर हम इस तरह से फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तो ये दोनों हेमिस्फीयर क्या होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्शन दूर चले जाएंगे। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस फोर्स की वैल्यू को। अब इस फोर्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो केवल एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन कंसीडर करो। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एक हेमिस्फीयर को कंसीडर करो। अच्छा, जब मैंने हेमिस्फीयर कंसीडर किया तो मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा एंगल पे, अभी हम केवल एक हेमिस्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, हेमिस्फीयर पे हम थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। इस एलिमेंट का एरिया कितना है, DA, और ये यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा। अब हमें मालूम है कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा होगा, P, प्रेशर एक्ट कर रहा होगा नॉर्मल टू द सरफेस, और प्रेशर का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यही प्रेशर है कि नहीं है। अब ये प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा है, DA एरिया पे लग रहा है, तो वहां पे बनेगा फोर्स, और फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू DA, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। देखो ये कि नहीं है, प्रेशर इंटू एरिया, ये अब दे देगा इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो अगर मैं इस हेमिस्फीयर के एक स्मॉल एलिमेंट की बात करूं तो इस पे DF फोर्स लग रहा होगा। अब बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, इसका एक कंपोनेंट यहां पे DF cos थीटा और एक कंपोनेंट वहां पे हो जाएगा DF sin थीटा। देखो है कि नहीं है। तो अगर हम इस हेमिस्फीयर के सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो उस पे प्रेशर के कारण एक तो फोर्स हॉरिजॉन्टली बन रहा है और दूसरा फोर्स बन रहा है पैरेलल टू द सरफेस। कौन सा सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। अब बताओ सिमेट्री से क्या बोलोगे, एक एलिमेंट अगर यहां पे है तो दूसरा एलिमेंट थीटा एंगल पे यहां कहीं होगा। इस पे अगर देखोगे तो फोर्स DF कुछ इस तरह से बन रहा होगा, यहां पे भी एक कंपोनेंट इधर होगा, यहां पे भी एक कंपोनेंट इधर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्री से कि जो भी फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है हर पॉइंट पे, पैरेलल किसके, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे,
तो इस सरफेस के पैरेलल जितने भी फोर्स होंगे वो तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे केवल क्या बन रहा होगा, एक्स कंपोनेंट बन रहा होगा। तो जो भी एक्स कंपोनेंट है वो हो जाएगा वहां पे डी एफ कॉस थीटा। वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा। अब फिर से चेक करो यार, अगर मेरे पास यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट है, ये है डी ए, और ध्यान है ये जो स्मॉल एलिमेंट रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट के अलोंग रहेगा, देखो है कि नहीं वहां पे, और ये लाइन यहां पे कितने एंगल पे थी, थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। देखो है कि नहीं है। अब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से एक डस्टर है और डस्टर को अगर हम इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, अगर मान लो हमारे पास इस तरह से एक डस्टर है, डस्टर को हम इस तरह से होल्ड कर रहे हैं, तो इस डस्टर का प्रोजेक्टेड एरिया इस तरह से बन रहा होगा ग्राउंड पे इतना। वॉल पे अगर देखोगे इस डस्टर का प्रोजेक्टेड एरिया, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया है। अगर डस्टर को ऐसा होल्ड करोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया वॉल पे भी आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया ग्राउंड पे भी आएगा। तो सेम चीज यहां पे है। अगर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट यहां कहीं लिया है तो चेक करो इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहां कहीं होगा कि नहीं होगा, और ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा डी ए डैश। तो अगर कोई स्मॉल एलिमेंट यहां पे है, इसका एरिया डी ए है। अगर मान लो कोई एलिमेंट यहां पे है, इसका एरिया डी ए, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एंगल थीटा। अब बताओ कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा को हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये रिजल्ट प्लेन के लिए भी अवेलेबल होता है, एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है। इन दोनों प्लेन के बीच में अगर थीटा एंगल है तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जो डी ए डैश है वो यहां पे हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। डी ए डैश क्या होगा, डी ए डैश यहां पे इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा। अब बताओ ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट पे कैलकुलेट किया है, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, और बताओ इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर होगा। डी ए कॉस थीटा का मतलब हो गया डी ए डैश, तो बचेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डैश। अब बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सबका इस तरह से प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इन सभी प्रोजेक्टेड एरिया को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो बताओ हमें टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान है इस तरह से तो मैंने कैलकुलेट करके बताया है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ऑब्जेक्टिव में तो हम सीधे क्या लिखेंगे, हम सीधे फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। कैलकुलेट करने का तरीका ये है, लेकिन अगर तुम सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में तो क्या करना, प्रेशर निकालो इनटू क्या कर दो, वहां पे प्रोजेक्टेड एरिया कर दो। देखो ये कि नहीं है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वहां पे था प्रेशर, इनटू क्या हो गया, प्रेशर इनटू हो गया वहां पे पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे डायरेक्ट अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में, उसमें फोर्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी थी, उसमें बताना था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक चीज और देखो, ये तुम्हारा वहां पे हेमिस्फेरिकल पोर्शन है कि नहीं है। अब इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है Fx। जितना इस पे Fx लगेगा उतना ही Fx इस पे लग रहा होगा। अब इन दोनों को तो हम पास में लेके आ गए, इसका मतलब है कि जितना फोर्स इस पे राइट की ओर लग रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कहां अप्लाई कर रहा होगा, लेफ्ट की ओर। तो ये तुम्हारा वहां पे F एक्सटर्नल है।
और क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया था कि एफ एक्सटर्नल किसके प्रोपोर्शनल है, ध्यान, फोर्स का फॉर्मूला नहीं पूछा है, वहां पूछ रहा है एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू। अब जो पहला ऑप्शन था वो था सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर सेकंड ऑप्शन था सिग्मा स्क्वायर आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से वहां पे चार ऑप्शन दिए थे। नेक्स्ट ऑप्शन था सिग्मा स्क्वायर बाय आर एप्सिलॉन नॉट, फिर था सिग्मा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था। ये सब टर्म तो कांस्टेंट थी, 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, तो सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट यही हमारी वहां पे क्या है, फोर्स की इक्वेशन है। क्लियर है ना? तो ये जो था ये हमारा था यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लिखो जरा, फिर इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल, टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल ईच क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल ईच हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर फॉर्म अ कंप्लीट स्फीयर एंड नॉट जॉइंट टुगेदर एंड सराउंड अ कोसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल of radius r by 2. If hemispherical part is in equilibrium, then surface charge density of inner conducting shell is. देखो ये है कि नहीं है वहां पे, तो अब देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और चेक करो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे कि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है और 2 हेमिस्फेयर को हम पास में लेके आ गए, तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट स्फेयर बन गया। इसका रेडियस r है और इस पे हमने चार्ज दिया है, इस पे हमने चार्ज दिया है और चार्ज की डेंसिटी वहां पे क्या है, सिग्मा है। लेकिन ध्यान है ये कंप्लीट स्फेयर नहीं है, ये तुम्हारा यहां से और यहां से अलग है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, फिर से 2 हेमिस्फेयर को हम चार्ज दे रहे हैं और दोनों हेमिस्फेयर को हम पास लेके आ गए, स्फेयर बना दिया। अब इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि इस तरह से अगर 2 हेमिस्फेयर को पास में लेके आएंगे तो ये हेमिस्फेयर एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके कारण ये दोनों हेमिस्फेयर दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 2 हेमिस्फेयर हैं वो एक कंडक्टिंग स्फेयर को क्या कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है r/2। और ध्यान है ये जो कंडक्टिंग स्फेयर है इस पे यहां पे चार्ज होगा, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज नहीं है तब तो ये दोनों हेमिस्फेयर दूर चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो हेमिस्फेयर हैं ये हेमिस्फेयर मेरे इक्विलिब्रियम में बने हुए हैं, ये हेमिस्फेयर इक्विलिब्रियम बने हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है तो यहां पे कोई चार्ज होगा जो इसको यहां पे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। और बताओ वो चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहां पे जो चार्ज बनेगा वो चार्ज मेरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों हेमिस्फेरिकल शेल दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन अगर अंदर हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो वो इन दोनों हेमिस्फेरिकल शेल को खींच लेगा और फिर से इक्विलिब्रियम में लेके आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, ये डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी है वहां पे माइनस सिग्मा डैश। तो हमें बताना है कि ये जो सिग्मा डैश है, सिग्मा डैश की वैल्यू क्या है ना। अब देखो कैसे हम कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले यहां कहीं एक एलिमेंट ले लो जरा, यहां कहीं एक एलिमेंट लो। अब ये बताओ मुझे यहां पे इस एलिमेंट का एरिया लो, वहां पे डी है। हमने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का एरिया वहां पे क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा अब ये बताओ इस एलिमेंट पे फोर्स कहां लग रहा है, किसके कारण, इन चार्जेस के कारण। अगर हम बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की, हमने क्या किया, जो हेमिस्फेरिकल शेल है उस पे एक एलिमेंट मार्क कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस एलिमेंट पे ये जो बाकी बचे हुए चार्ज रहेंगे वो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर कहां है, प्रेशर है बाहर, कितना, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रेशर इनटू एरिया, ये हो जाएगा फोर्स। देखो है कि नहीं वहां पे, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, ये वो फोर्स है जो यहां के रिमेनिंग चार्ज इस एलिमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहा है। अच्छा इस एलिमेंट का चार्ज कितना है, इस एलिमेंट का चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब ये जो चार्ज नेगेटिव है ये क्या कर रहा होगा इसको, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां पे फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। देखो है कि नहीं है। अब यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब मान लो इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज Q है। Q की वैल्यू क्या लिखोगे, Q की वैल्यू लिखोगे सिग्मा डैश, सिग्मा डैश नेगेटिव है, इनटू एरिया। देखो ये कि नहीं वहां पे, तो जो भी चार्ज रहेगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया हो जाएगा 4 पाई r बाय 2 का स्क्वायर। देखो यही चार्ज है कि नहीं है वहां पे। तो अगले स्टेप में जो भी चार्ज होगा वो हो जाएगा माइनस सिग्मा डैश इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो सबसे पहले हम इनर वाले पे चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इनर वाले का जो भी चार्ज होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो हो जाएगा 4 पाई r बाय 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस सिग्मा डैश इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये चार्ज नेगेटिव है कि नहीं है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E बोला है, और रिजल्ट याद होगा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उसका फॉर्मूला था KQ बाय आर स्क्वायर। तो यहां इस चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज होता था इसको हम मानते थे सेंटर पे, और सेंटर से ये डिस्टेंस r, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ बाय आर स्क्वायर। देखो इतना है कि नहीं है वहां पे। ये तो हमें मालूम है कि चार्ज जो रहेगा नेगेटिव होगा। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो जो भी स्फीयर है r बाय 2 का, उसके लिए पॉइंट बाहर है, तो उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ बाय आर स्क्वायर। Q की वैल्यू बाद में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में ये फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। इसको F1 बोलो, इसको F2 बोलो। अब जो भी F1 फोर्स रहेगा, F1 फोर्स हो जाएगा DQ इंटू क्या हो जाएगा, E। अब DQ की वैल्यू क्या हो गई, DQ की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू DA। E का मतलब क्या हो गया, E का मतलब हो गया KQ बाय आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो गया सिग्मा इंटू DA K बाय आर स्क्वायर, और Q की जगह क्या पुट कर दोगे, Q की जगह पुट कर दोगे माइनस सिग्मा डैश इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे।
अब मैं अगर इस एलिमेंट की अगर बात करूं तो इस एलिमेंट पे F1 फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, F2 फोर्स रिपल्सिव लग रहा है बाहर की ओर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि F1 F2 के इक्वल है, और F2 की वैल्यू क्या थी? F2 की वैल्यू थी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। ये DA कैंसिल आउट होगा, एक सिग्मा भी क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो है कि नहीं वहां पर? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू पाई। देखो है कि नहीं वहां पे? पाई से पाई भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो जो भी सिग्मा डैश है उसकी वैल्यू चेक करो, -2 सिग्मा है कि नहीं है वहां पे? ये 2 हो जाएगा, इधर जाके वहां पे क्या हो गया? 2 सिग्मा। तो जो भी सिग्मा डैश है उसकी वैल्यू वहां पे कितनी है? -2 सिग्मा है। अब वहां जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी जिसके लिए क्या है? इक्विलिब्रियम में। अब 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन दिया है -2 सिग्मा, सेकेंड ऑप्शन दिया है -σ/2, थर्ड ऑप्शन दिया है माइनस सिग्मा, और चौथा ऑप्शन दिया है वहां पे 2 सिग्मा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तुम्हारा वहां पे होगा -2 सिग्मा। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, a metallic sphere of radius r is cut in two parts along a plane whose minimum distance from the sphere center is h, is uniformly charged by a total electric charge capital Q. What force is necessary to hold the two parts of the sphere together? अब देखो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है, यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में एक स्फीयर है ना। स्फीयर का रेडियस दिया है कितना? r, और स्फीयर को हमने चार्ज दिया है कैपिटल Q, और ये चार्ज मेरा कहां गया? ये चार्ज गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्फीयर है, स्फीयर को हमने चार्ज दिया Q, रेडियस r, और चार्ज देने के बाद अब स्फीयर को हम कट कर रहे हैं। जो भी प्लेन है, प्लेन का सेंटर से डिस्टेंस h है, तो इमेजिन करो कि हमने इस तरह से इसको कट किया। तो ये प्लेन है, इस प्लेन से इस स्फीयर को हम 2 पार्ट में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वहां पे दिया है h। तो अब जो डायग्राम रहेगा, डायग्राम इस तरह से बन गया कि नहीं बन गया? ये एक स्फीयर का पार्ट है और दूसरा इस तरह से पार्ट है, यानी एक पार्ट ऐसा है और एक पार्ट ऐसा है। देखो इस तरह से 2 पार्ट है कि नहीं है वहां पे, है ना। अच्छा, ये अगर H है तो ये जो पार्ट बन रहा है, इस तरह से जो कटा हुआ पार्ट बन रहा है यहां पे, बताओ इसका रेडियस कुछ r होगा कि नहीं होगा? तो यहां से लेके यहां तक का रेडियस r है, जो कटा हुआ पार्ट है, उसको रिलेट कर दो किससे? कैपिटल R से। तो स्मॉल r जो रहेगा वो हो जाएगा √r² माइनस h²। देखो है कि नहीं वहां पे रेडियस? अच्छा, क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था वहां पे? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? यहां से तो इसको हमने कट किया है,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू होल्ड द टू पार्ट्स ऑफ द स्फीयर टुगेदर। तो बताना है कितना फोर्स हम लगाएं जिससे कि ये दोनों पार्ट उसी पोजीशन में रहे, क्योंकि होगा क्या, जैसे हम इसको कट करेंगे तो यहां का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां का जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये पार्ट कहां जाने की कोशिश करेगा, बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। अब इससे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई पोर्शन है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा राइट की ओर, और फोर्स का फॉर्मूला था क्या, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा की जगह क्या लिखोगे, सिग्मा की जगह लिखोगे Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो Fx जो रहेगा, Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू पुट करो यहां पे, तो ये तो हो गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा की जगह हमने पुट कर दिया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ फोर्स का x कंपोनेंट क्या आ गया, फोर्स का x कंपोनेंट आ गया Q स्क्वायर, एक पाई क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे हो जाएगा पाई, फिर 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर रहेगा इसकी जगह पुट कर दो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो एक ही नहीं, वहां पे Q स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एक पाई कैंसिल आउट हुआ, 32 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये वो फोर्स है जो ये कटा हुआ पार्ट राइट की ओर एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब इसको अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो हम इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देंगे वहां पे F, और ये फोर्स किसने अप्लाई किया है, F एक्सटर्नल ने। अच्छा, अब बताओ न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या बोलोगे, अगर ये पार्ट इसके ऊपर Fx फोर्स लगाता है तो ये भी इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, Fx फोर्स लगा रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां से जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो F एक्सटर्नल होगा। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी F एक्सटर्नल होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Fx के बराबर हो जाएगी। क्लियर ना। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, है ना, तो एक तो तुम उसकी थ्योरी पढ़ के देखना, और जो मैंने 2 या 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए उनको फिर से करके देखना, और देखोगे मॉड्यूल में या फिर जो सिंगेज की बुक होगी उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के। क्लियर, तो उसको भी ट्राई करना, क्योंकि अब ये टॉपिक मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। होगा तो एक क्लास में और लूंगा, और अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, या फिर एक केस अभी हमें डिस्कस करना है वहां पे कि जैसे मान लो अगर कोई स्फीयर है उसके अंदर कैविटी क्रिएट कर दी, फिर चार्ज को लाके प्लेस कर दिया, फिर यहां पे कोई चार्ज को लाके प्लेस कर दिया, तो वो केस हम डिस्कस कर लेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर ना। तो अब जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करके देख लो, जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कैविटी वाले क्वेश्चन के क्या करूंगा, डील करूंगा। ठीक है, इतना तो नोट डाउन कर लो इतना।